आज हम लोग विज्ञान के 80 ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो 2024 के परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः बी हमारा सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है F बराबर R/2, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान 25 cm होता है और दूर बिंदु का मान अनंत होता है, तो हमारा सही जवाब होने वाला है बी। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैगनी रंग सबसे अधिक और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है बी। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण प्रतीत होता है? तो हमारा सही जवाब जाने वाला है बी, यानी प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक वास्तविक वस्तु से बड़ा और वस्तु से छोटा सभी तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है बी, यानी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो सी हमारा सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो हमारा सही जवाब जाने वाला ए, यानी गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो हमारा सही जवाब ए जाने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है ए, यानी श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है ए, यानी काल्पनिक। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो बी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लाल, नीला और पीला, इन तीनों को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है, तो हमारा सही जवाब डी जाने वाला है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस, यानी डी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, 1 HP बराबर होता है? तो 1 HP 746 वाट के बराबर होता है, हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। अगला प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं? तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है डी, यानी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो हमारा सही जवाब जाने वाला है बी, यानी विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकंड वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है ए यानी एम्पियर। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया है। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है डी। अगला प्रश्न है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अतः हमारा सही जवाब ए जाने वाला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इन चारों तत्वों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कॉपर है। अतः हमारा सही जवाब ए जाने वाला है। अगला प्रश्न है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है डी। अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षारीय विलयन करता है। अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है सी यानी वैसा विलयन जिसका मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है सी यानी 10। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का आणविक सूत्र यानी अणुसूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12 इंटू O6 यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। अगला प्रश्न है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। अगला प्रश्न है बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक एल्डिहाइड का है। अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। अगला प्रश्न है किस तत्व को या किस धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। तो अभी हमारा सही जवाब होने वाला है सोडियम। अगला प्रश्न है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन उपधातु है। अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है सी यानी उपधातु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व होता है Na+। अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोडियम धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है बी। अगला प्रश्न है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सर्फ एक्सल, दूसरा है शैम्पू, तीसरा है इजी सर्फ और चौथा उपरोक्त सभी। तो अपमार्जक से ये चारों बनाए जाते हैं। अतः डी हमारा सही जवाब जाने वाला है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है बी यानी सिलिकॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता है। अतः हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? चूंकि इन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है ए यानी ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इन सभी समीकरणों को देखने पर हमें दिखेगा कि इन 3 समीकरण यानी ए, सी और डी में दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है, लेकिन बी ऑप्शन में जो दोनों तरफ जो है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अलग अलग भिन्न है। यानी उत्पादक के तरफ 2, 2, 4, 1, 5 ऑक्सीजन और इस तरफ 6 ऑक्सीजन है। अतः यह संतुलित नहीं है। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है बी। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड दुर्बल अम्ल है। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है सी यानी इथेनोइक एसिड।
अगला प्रश्न है क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है डी यानी एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अगला प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल को ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, जो लाल चींटी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होता है, यानी हमारा सही जवाब सी होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एल्काइन कौन है? तो जो अणुसूत्र CnH2n फॉर्मूला का पालन करेगा वही होगा, CnH2n-2 फार्मूला का पालन करेगा वही होगा एल्काइन। तो जैसा कि इन चारों में से ए इस फॉर्मूला का पालन कर रहा है, अतः ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11, अतः हमारा सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है? तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या, तो एसिटिलीन हुआ तो इसमें हुआ 1 2 3 4 यानी 5 होती है, हमारा सही जवाब हो जाएगा ए यानी 5। अगला प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं? तो हरे पौधे को हम लोग उत्पादक कहते हैं, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है ए यानी उत्पादक। अगला प्रश्न है मानव वृक्क किस प्रणाली का या किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो मानव वृक्क उत्सर्जन का हिस्सा है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। अगला प्रश्न है पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो जाइलम जल खनिज लवण के परिवहन के लिए जिम्मेवार है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है डी। अगला प्रश्न है फलों के पकने को निम्नांकित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो एथिलीन या एसिटिलीन फलों के पकाने में नियंत्रित करता है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। अगला प्रश्न है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, तो हमारा सही जवाब बी जाने वाला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है, बाकी जितने भी जीव है सभी कुत्ता बिल्ली मनुष्य ये तीनों एक लिंगी जीव है, अतः हमारा सही जवाब ए जाने वाला है। अगला प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण होता है? तो मानव में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है यानी टेस्टिस में होता है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। अगला प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा सही जवाब सी जाने वाला है। अगला प्रश्न है परागकोश में होते हैं? तो परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में परागकण होते हैं, अतः हमारा सही जवाब डी जाने वाला है। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में से किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, अतः हमारा सही जवाब ए जाने वाला है। अगला प्रश्न है स्वपोषण होता है? तो स्वपोषण किस में होता है? तो स्वपोषण हरे पौधों में होता है, अतः बी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो मनुष्य तथा अन्य मांसाहारी जीव जो हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, अतः बी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न क्या है रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। अगला प्रश्न है ग्वाइटर या घेगा पनपता है? तो ग्वाइटर या घेगा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है, अतः बी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है पत्तियों का मुरझाना किस पादप उत्तक के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, अतः ए हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी इनमें से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है बी यानी एड्स। अगला प्रश्न है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है बाह्यदल पुंज, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है ए यानी बाह्यदल पुंज। अगला प्रश्न है एक संकर संकरण के फलस्वरूप
उत्पन्न जीवों का लक्षण पररूपी अनुपात यानी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? तो एक संकर संकरण द्वारा प्राप्त पौधे जो पहली पीढ़ी पौधे प्राप्त होते हैं वह उसमें 3 पौधे बड़ा और 1 पौधे नाटा होता है, अतः इसका जो अनुपात होगा वो होगा 3:1 यानी बी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज की मात्रा को गैस्ट्रिन नियंत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिंस जो है यह पादप वृद्धि हार्मोन है, अतः ये हमारा सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है, अतः सी हमारा सही जवाब होने वाला है 3। अगला है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? तो नर हार्मोन है। हमारा लास्ट प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन साहब है, चार्ल्स डार्विन है, अतः ये हमारा सही